हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तोमर क्लासेस फॉर पीसीएम। मैं नरेंद्र तोमर एक बार फिर आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ। ये चैप्टर बेसिकली बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से आपको भरपूर जिज्ञासाएं जो आपके मन में उत्पन्न थी उन जिज्ञासाओं को मिटाने वाला ये चैप्टर है। क्योंकि इस चैप्टर में हम एक ऐसी चीज के बारे में पढ़ेंगे जिसको दिन में हजारों बार हम महसूस करते हैं, देखते हैं और उसको जानना भी चाहते हैं कि एक्चुअल में ये क्या चीज है। करंट मतलब विद्युत धारा। इतना आसान सा नाम, इतना प्यारा सा नाम जब जब मुख पे आता है, क्योंकि घर में जितने भी लाइट देखते हैं सब लाइट किस पर डिपेंड है? करंट पर। जितने भी इक्विपमेंट देखें हम, ज्यादातर बेसिकली हमारी लाइफ में उपयोग होने वाली चीजें करंट पर निर्धारित है। वॉशिंग मशीन और भी बहुत सारी चीजें जिनके बिना घर में अगर ना हो तो औरतें हंगामा काट दें, उन चीजों का भी एक सहारा है, वो है करंट। तो शुरुआत करते हैं करंट की। करंट एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले यही टॉपिक है कि करंट के बारे में हम जानेंगे कि करंट क्या चीज होती है। देखो, करंट को चलाने के लिए हमें एक चालक पदार्थ की आवश्यकता होती है। चालक पदार्थ का मतलब क्या होता है? चालक पदार्थ का मतलब होता है एक्चुअल में जो ठोस पदार्थ हैं, क्योंकि हमारे पास में जो पदार्थ हैं वो तीन भागों में बटे होते हैं। पहला द्रव जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब जो तरल पदार्थ होते हैं। दूसरा गैस, मतलब जो गैसियस फॉर्म में होती हैं। तीसरा सॉलिड, मतलब जो सॉलिड होते हैं, मतलब ठोस होते हैं। ठोस पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अणु पास पास होते हैं, मतलब जिनके अंदर घनत्व ज्यादा होता है, उन्हीं को हम ठोस पदार्थ कहते हैं। इन ठोस पदार्थों को भी विद्युत धारा के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किया गया। मतलब जो हमारे पास में ठोस पदार्थ होते हैं वो ठोस पदार्थ भी तीन भागों में बांटे गए। पहला चालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, मतलब करंट जिनसे आसानी से जिनमें से निकल जाता है। मतलब जिनको अगर हम थोड़े से एक सिरे पर अगर हम करंट को लगा दें, अगर उसका दूसरा सिरा हम पकड़ना नहीं, करंट मार जाएगा, तो दूसरा सिरा अगर हम उसका पकड़ें तो पकड़ने के बाद में हमें अंदर से एक अलग ही महसूस, मतलब जो हमें तोड़ मरोड़ सकती है, एक ऐसी काल्पनिक चीज का अनुभव होता है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। दूसरे नंबर का आता है कुचालक पदार्थ। कुचालक को हम अचालक भी बोलते हैं। कुचालक को हम विद्युत रोधी भी बोलते हैं, मतलब जो विद्युत का विरोध करता है, मतलब अपने अंदर से वैद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम होती है, उन्हीं को हम कुचालक कहते हैं। कुचालक के बाद में नया टॉपिक आता है जिसको हम सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो अगर 0 डिग्री केल्विन ताप पर अगर देखा जाए, 0 केल्विन ताप पर, तो वो एक अचालक की भांति काम करते हैं। परंतु यदि उनका तापमान बढ़ा दिया जाए तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो बंद बने हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं जो जुड़े रहते हैं नाभिक से, वो टेम्परेचर के कारण अलग अलग हो जाते हैं और वो मूव करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं, और जिसके कारण उसमें वैद्युत धारा बहने लग जाती है। तो अर्थात हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो कभी चालक तो कभी अचालक की भांति काम करते हैं, उन्हीं को हम अर्धचालक कहते हैं। तो ठोस पदार्थों के वर्गीकरण को जानने से मतलब हम बहुत अच्छा मतलब जो हमें जरूरी है वो पॉइंट हम समझ चुके हैं। ठोस पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जिनके जो अणु होते हैं पास पास होते हैं, एज वेल एज ये तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? एक हमारे पास में होता है चालक। चालक वो होते हैं जिनमें से करंट आसानी से निकल जाता है। दूसरा कुचालक। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से करंट आसानी से नहीं निकल पाता है, मतलब जिनमें से करंट निकलता ही नहीं है। तीसरे होते हैं अर्धचालक, मतलब जो कभी चालक तो कभी अचालक की भांति काम करते हैं, उन्हीं को हम अर्धचालक कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग है ठोस पदार्थों का वर्गीकरण।
जैसा कि हमने आपको बताया कि ठोस पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले नंबर का ठोस पदार्थ आता है चालक, चालक पदार्थ, जिनको अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं। चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है, मतलब वे ठोस पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है तथा जिनमें से आसानी से वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे तांबा, चांदी, लोहा इत्यादि। आसानी से समझ सकते हैं, मतलब वे ठोस पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा जिनमें से करंट आसानी से प्रवाहित हो जाता है, उसी को हम चालक पदार्थ कहते हैं। चालक पदार्थ का मतलब होता है अगर हम उसमें से करंट अगर पास भी कराएं, जैसे हमने एक सिरे पर उसके पर करंट लगा दिया, तो उसका अनुभव करंट का पूरे चालक में महसूस, मतलब पूरे पदार्थ में महसूस हो, मतलब पूरे पदार्थ में करंट आए, तो ऐसे पदार्थ ही हमारे चालक पदार्थ कहलाते हैं। अब कभी कभी आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि बार बार हम ये कह रहे हैं चालक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मतलब क्या होता है? जनरली पदार्थ के 2 भाग होते हैं, एक होता है नाभिक और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कोश। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कोश क्या होता है, ये जो नाभिक है इसमें प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स वे पदार्थ मतलब वे कण हैं, मतलब प्रोटॉन्स को आपको अगर परिभाषित करना हो तो आप ये कह सकते हैं वे कण जिन पर पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है, मतलब जिन पर प्लस का आवेश होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक के चारों तरफ इन कक्षाओं में गति करते हैं। अब देखो, प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज। इसमें भी गति कर रहे हैं, इसमें भी गति कर रहे हैं, मतलब सभी में गति कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अब एक बार गौर से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और नाभिक पर प्लस चार्ज, प्लस और माइनस बहुत अच्छे तरीका से जानते हैं, आप समझ रहे हैं। प्लस हमेशा माइनस को जगड़ लेता है, मतलब चिपट जाता है उससे। अब एक बात सोचिएगा, जब ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। अब एक बात सोचो, ऐसा नहीं है कि बॉन्डिंग हो जाएगी तो वो बॉन्डिंग कभी टूटेगी नहीं। अरे भाई, कोई कितना भी बड़ा रिलेशनशिप क्यों ना हो, कोई कितना भी अच्छे से अच्छा मित्र क्यों ना हो, एक दिन अक्सर करके दोस्ती टूट ही जाती है। तो आप ये नहीं समझिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है प्लस प्रोटॉन पे है तो ये मतलब झगड़े हैं, बिल्कुल झगड़े हैं। अब एक बात सोचिएगा, आप क्या करते हैं, जैसे अगर आपने किसी भी प्रोसेस के द्वारा इनका और इनके मध्य में जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ दिया तो ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। ये मतलब इतना स्वतंत्र हो जाएगा कि ये पूरे क्रिस्टल में गति करने के लिए पूरी तरह से फ्री हो जाता है। अब जब ये गति करने के लिए फ्री हो जाएगा
तो इन्हीं को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब आपने जैसे टेम्परेचर दिया तो इन दोनों के बीच में जो भी आकर्षण बल के कारण ये जुड़े हैं वो बल कमजोर हो जाएगा। अब जब वो बल कमजोर हो जाएगा तो ये टूटने लग जाएंगे। अगर ऐसे ना समझ पाओ, टूटने लग जाएंगे, तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। आप यदि ऐसे ना समझ पाओ तो आप ये समझ लेना, ये किसी का मकान है और उसके घर पे शादी है। अब मान लीजिएगा बड़ी दावत है, मतलब प्लस मतलब दावत, रसगुल्ले भी हैं उसमें और भी बहुत सारे आइटम्स हैं। अब क्या हुआ है, ये रिश्तेदार लोग आए, रिश्तेदार मतलब ये कोई और रिश्तेदार है, ये किसी और गांव के रिश्तेदार है, ये रिश्तेदार लोग आए, इन्होंने इस मकान वाले से, मतलब जो मेन कैंडिडेट है, मतलब जिसके यहाँ पर प्रोग्राम है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर दूसरा घर भी है, मतलब उसी गांव में दूसरा घर है। अब इस घर वाले इन रिश्तेदारों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं, मतलब वो कैसे भी करके इन दोनों की बॉन्डिंग को तोड़ना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो रिश्तेदार ज्यादा करीब होगा, मतलब जो पास में बैठा होगा, शायद वो टूट पाए या ना टूट पाए, वो आ पाए या ना पाए, क्योंकि पास में जो रिश्तेदार बैठा होगा वो कोई पर्सनल रिश्तेदार होगा, कोई खास रिश्तेदार होगा। परंतु जो बेचारा एकांत में लय कुर्सी बैठे हैं, मतलब जिनसे कोई बात भी नहीं कर रहा है, मतलब जो किसी दूसरे के कहने पर आ गए हैं, मेंबर तो रिश्तेदार ही हैं, परंतु ये वाले रिश्तेदार कह रहे चल भाई चल, कि कहां, कि हमारी ससुराल में शादी है। अब भाई ससुराल में पहुंच गए, अब ससुराल में पहुंच गए, अब ससुरालिया भी बहुत तरीका के होते हैं। मान लीजिएगा वो अपने रिश्तेदारों को ही चाह रहे हैं तो वो उन्हीं से घुस मिल के बात कर रहे हैं। ये रिश्तेदार बेचारे मुंह की तरफ देख रहे हैं कि कोई हमसे बतलाए। अब इन्हें बतलाने वाला कोई नहीं मिला, अभी तक तो ये इसी के बॉन्डिंग में है। अब इन्हें कोई बतलाने वाला नहीं मिला तो ये मुंह की तरफ देखना, साहब ओए हमसे बात कर लो का। अब इनसे कोई बात नहीं कर रहा है, इधर ये देख रहे हैं अपनी ताक में, वो कह रहे हैं ये रिश्तेदार अलग तरीका का शक्ल बनाए हुए है, इसका मतलब इसका कोई रेस्पेक्ट नहीं है। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे और साहब कहां से आए हो, ये कहेंगे साहब वहां से आए, इनके साथ चले आए। अच्छा अच्छा, इनके साथ चले आए, वो देखो आपस में मगन है, तुम हमारे पास आओ, हमारे पास बतलाओ। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये बॉन्डिंग टूटी तो ये मुक्त हो गए, मुक्त मतलब फ्री होना। अब जब ये फ्री हो गए तो ये पूरे चालक में घूमेंगे। अब जब ये चालक में घूमेंगे तो इनको तो आदत पड़ गई है इन भैया की, क्योंकि इन्होंने इनकी खातर पानी कर दी, तो अपने जैसे 2-4 लोगों को और अपने साथ ही ले चल देंगे। अब मतलब एक मुक्त इलेक्ट्रॉन से तमाम मुक्त इलेक्ट्रॉन कर लेंगे ये, और जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में घूमेंगे तो ये विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचा देंगे। यही सिस्टम होता है पूरा। आप ये एक एग्जांपल को अपने मन में कंसीडर कर लीजिएगा, क्योंकि जो प्लस वाला नाविक है, मतलब ये प्लस नाविक है, इलेक्ट्रॉन इससे जुड़े रहते हैं, परंतु जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो आकर्षण बल का मान है वो कम होता चला जाता है। जब आकर्षण बल का मान कम होता चला जाता है, जो फाइनली बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वो मुक्त हो जाता है क्रिस्टल से, मतलब वो फ्री रहता है, क्योंकि उस पर आकर्षण बल बहुत कम लगा रहता है। तो वो फ्री है, वो मूव करता है, तो उसके मूव करने से, उसके गति करने से पूरे क्रिस्टल में वैद्युत धारा बहती है। तो उन्हीं क्रिस्टल की बात कर रहे हैं। वो कहना चाह रहा है वे ठोस पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कोई रिश्तेदारी में ज्यादा से ज्यादा लोग फ्री हो जाएं किसी पड़ोसी के यहाँ पे जाने के लिए। अब भाई देव, अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है तथा जिनमें से आसानी से वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, क्योंकि जब जब मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वैद्युत धारा बहेगी, और उन्हीं पदार्थों को हम क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिएगा, चलते हैं कुचालक पदार्थ की तरफ। इसको कहेंगे कुचालक, इसका दूसरा नाम भी है अचालक पदार्थ है। तो ये भी ठोस, ठोस मतलब पूरी तरह से फिट है, परंतु इनका नाम बदल गया। जैसे उदाहरण के तौर पे भाई, मानव जाति में पैदा हुआ हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। कोई मोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं, वे कैसी कैसी कैटेगरी के लोग होते हैं, मतलब नई नई तरीका के लोग आ रहे हैं। अब तो प्रोडक्शन जैसे जैसे समय बदल रहा है, नया नया प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। छोटी सी उम्र है, बाल ही नहीं है सर पे, बाल हैं तो इस प्रकार के लाइट मार रहे हैं कि सफेदी का कोई जरूरत ही नहीं है। तो मतलब इसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं ठोस पदार्थ दोनों हैं,
परंतु दोनों पदार्थ अलग अलग प्रकार के गुण रख रहे हैं। एक पदार्थ वो है, जाहिर सी बात है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, और एक पदार्थ वो है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ही नहीं है। और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है, समझ लो उन्हीं ठोस पदार्थों को हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। कुचालक नाम क्यों मिला? क्योंकि उसमें से वैद्युत धारा नहीं बहती है। तो इन पदार्थों को हम विद्युत रोधी पदार्थ भी कहते हैं। समझ में तो आ रहा होगा ना आपके? तो आप ये कह सकते हैं वे ठोस पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं होती है, अचालक या कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे रबड़, कांच आदि। मतलब वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल भी नहीं होती है, मतलब जिनमें बिल्कुल भी वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उन्हीं पदार्थों को हम विद्युत रोधी या अचालक या कुचालक पदार्थ कहते हैं। आपको समझ में आ रहा हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में एक बार अपना प्यार, अपना मतलब जो सहयोग, बस यही सहयोग कि आप बस कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा कि साहब जी हमें समझ में आ रहा है, ताकि हमको भी थोड़ा आगे वीडियो बनाने का और अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिल सके। तो आप ये कह सकते हैं वे ठोस पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं होती है, उनको हम विद्युत रोधी या कुचालक या अचालक पदार्थ कहते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे लोह, मतलब तुम्हारे पास में कांच हुआ, रबड़ हुआ, ये सब चीजों में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल भी नहीं होती है, इसीलिए इनमें करंट कभी आता भी नहीं है, न लगता है। तो आप ये कह सकते हैं वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है उनको हम सुचालक कहते हैं, और वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल भी नहीं होती है उनको हम कुचालक कहते हैं। अब इन दोनों से मैच करने वाला, मतलब जिसमें हल्के से गुण कुचालक के भी हों और हल्के से गुण सुचालक के भी हों, उनको हम कहते हैं अर्धचालक। तो अब उन भाई साहब के बारे में पढ़ेंगे, अर्धचालक क्या पदार्थ होते हैं। तो तीसरी हेडिंग आती है अर्धचालक। अर्धचालक कौन से पदार्थ होते हैं? वे ठोस पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुचालक से अधिक सुचालक से कम होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। मतलब आप इस वाले, मतलब मुझे आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है, कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल भी नहीं होती है,
और अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक से तो कम होती है परंतु कुचालक या विद्युत रोधी से ज्यादा होती है, तो उन्हीं को हम अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, कार्बन हुआ, ये सभी अर्धचालक कहलाते हैं। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा को जो ले जाने का काम करते हैं, मतलब जो विद्युत धारा जिनमें से पास होती है, उन पदार्थों को हम चालक पदार्थ कहते हैं। और जिनमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होती है उनको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, मतलब अर्धचालक कहते हैं। और जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उनको हम कुचालक कहते हैं। तो मतलब हमको अभी इतना ही आइडिया आ पाया कि कौन कौन से में से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है पदार्थों में से, और किन किन पदार्थों में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत चालन। वैद्युत चालन, एक्चुअल में वैद्युत चालन किसे कहते हैं? वैद्युत चालन का मतलब क्या होता है? वैद्युत चालन एक क्रिया होती है। वैद्युत चालन का सिंपल मतलब यही बोल सकते हैं, जब कोई आवेशित कण किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाता है, मतलब चलता है, तो यह क्रिया वैद्युत चालन कहलाती है। मतलब जब कोई आवेशित कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो यही क्रिया, मतलब आवेशित कण मतलब जिसके पास में आवेश है। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, पहला वाला जो चैप्टर है जिसमें कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे, उसमें हमें ये भी मालूम है कि वैद्युत आवेश कैसे जनरेट किया जाता है, वैद्युत आवेशित कण कौन कौन से होते हैं, कैसे जनरेट करते हैं उसको। तो वो आवेश, मतलब वे आवेशित कण, मतलब जिनके पास में या तो प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, वो आवेशित कण जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनके चलने से जो प्रक्रिया, चलने की प्रक्रिया है, उसी को हम वैद्युत धारा, मतलब वैद्युत चालन कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं किसी आवेशित कण के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया वैद्युत चालन कहलाती है। मतलब अगर कोई आवेशित कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहा है तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वैद्युत चालन कहते हैं। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। आवेशित कण आप समझते हैं जिसके पास में या तो प्लस चार्ज हो या फिर माइनस चार्ज हो, उसी को हम आवेशित कण कहते हैं। और जब वो आवेशित कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो यही क्रिया हमारी वैद्युत चालन कहलाती है। आपको यहां तक ठोस पदार्थों के बारे में, ठोस पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकारों के बारे में आप जान गए, वैद्युत चालन के बारे में जान गए। अब जिस टॉपिक का हमें काफी देर से इंतजार था उसी टॉपिक पर चले आते हैं, उसका नाम है वैद्युत धारा। एक्चुअल में हमारे मन में बड़े अर्जे से यही बात लगी रहती है कि वैद्युत धारा कहते किसे हैं? वैद्युत धारा मतलब करंट, इसी के बारे में जानेंगे क्योंकि यही चैप्टर का भी नाम है, वैद्युत धारा मतलब करंट। देखो वैद्युत धारा और करंट का मतलब क्या होता है? अगर हमारे, मतलब यदि कोई चालक है और चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे पर कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, मतलब आप ये कह सकते हैं किसी चालक में आवेश प्रवाहित होने की दर विद्युत धारा कहलाती है। मतलब अगर हमारे पास में कोई आवेश है, अगर उसको किसी चालक के, मतलब किसी समय में एक चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचाना है तो उसी के चलने से वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। मतलब जब जब आवेश चलेगा
तब विद्युत धारा उत्पन्न होती है, मतलब बनती है। तो आप ये कह सकते हैं वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक एम्पियर होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है तथा इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है और इसको हम I से प्रदर्शित करते हैं। मैं ये कह सकता हूं मतलब जैसे हमारे पास मतलब कोई चालक तार है और ये मतलब एक चालक तार में ये चालक तार है मान लीजिएगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन मतलब आवेशित कण, आवेश भाई इलेक्ट्रॉन पे माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम आवेश होता है। ऐसे ही प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन चले चाहे प्रोटॉन चले मतलब आवेश साथ साथ चलेगा क्योंकि उनके पास में आवेश होता है। तो इनके आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। मतलब मान लीजिएगा यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ भी हो सकती है, ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो आवेश चलेगा, मतलब वो मान लीजिएगा टोटल जो इलेक्ट्रॉनों का आवेश मिलाकर वो Q है। तो आप ये कह सकते हैं जैसे मान लीजिएगा Q जा रहा है, Q प्रवाहित हो रहा है Q, तो आप ये कह सकते हैं माना के t सेकंड में प्रवाहित आवेश बराबर Q कूलम। अब t सेकंड में जो आवेश प्रवाहित होता है वो Q कूलम आवेश प्रवाहित होता है। तो एक सेकंड में कितना होगा, देखो अगर 100 साड़ी आती हैं बराबर 1000 रुपए की, तो एक साड़ी आएगी बराबर, तो जो इधर वाला 100 है उसको बट्टे में ले जाना पड़ेगा। ठीक प्रोसेस, t सेकंड में प्रवाहित आवेश बराबर Q, तो एक सेकंड में, तो आप t को उधर ले जाइएगा, तो एक सेकंड में प्रवाहित आवेश बराबर Q अपॉन T कूलम अपॉन सेकंड। मतलब एक सेकंड में Q कूलम आवेश प्रवाहित होता है। तो आप ये कह सकते हैं सेकंड में प्रवाहित आवेश मतलब ये आवेश प्रवाह की दर, तो इसी को हम I कहते हैं। तो I बराबर Q अपॉन T, I बराबर क्या हो गया Q अपॉन T। अब एक बात सोचिएगा, जैसा कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि Q बराबर होता है Ne। जब Q बराबर Ne होता है, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में इसको पढ़ा है, तो यहां पर Q है वहां पर Ne रख सकते हैं। तो I बराबर हो जाएगा Ne अपॉन T, मतलब I का फॉर्मूला हो गया Ne अपॉन T। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि I बराबर होता है Q अपॉन T, मतलब आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं और इसका मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर मतलब कूलाम। देखो अगर मात्रक की बात करें तो Q का मात्रक कूलाम होता है और T का मात्रक सेकंड होता है, इसी को हम बोल सकते हैं एम्पियर। कूलाम अपॉन सेकंड को ही हम क्या कहते हैं एम्पियर। तो आप ये कह सकते हैं कि Q की वैल्यू होती है Ne, पहले वाले चैप्टर से मिली हमें कूलाम का नियम तथा
जो आवेश मतलब जो विद्युत क्षेत्र वाला चैप्टर है उसमें Q बराबर एन निकल के आता है, तो एन की वैल्यू Q की जगह पे मैंने लगाई, तो ये हो जाएगा I बराबर Q की जगह पे एन अपॉन टी। तो I का फॉर्मूला आ गया एन अपॉन टी। यहां तक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। वैद्युत धारा, जो वैद्युत धारा का मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, जिसको हम कूलाम अपॉन सेकंड भी कहते हैं। तो अब चलते हैं कि एम्पियर क्या होता है। पहले यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक हम ले सकते हैं, जो एम्पियर है वो चीज क्या होती है, मतलब एक एम्पियर। इसकी डेफिनेशन बहुत पूछने के लिए आ जाती है। जनरली अगर एक एम्पियर की कोई डेफिनेशन पूछे, वैसे एग्जाम में कभी कभी पूछने के लिए आ भी जाती है कि एक एम्पियर की डेफिनेशन से आप क्या समझते हैं, मतलब एक एम्पियर को परिभाषित कीजिएगा। तो आप ये जानते हैं, अभी आपने निकाला है I बराबर होता है Q अपॉन टी। Q मतलब कूलाम, कूलाम अपॉन टी मतलब सेकंड। अच्छा, कूलाम अपॉन सेकंड को ही हम बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर की अगर बात करें तो कूलाम अपॉन सेकंड ही एम्पियर होता है। अब एक बात सोचिएगा, एम्पियर जो होता है वो एसआई मात्रक होता है, मतलब ये स्टैंडर्ड यूनिट है, मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट बनाई जाती है, मतलब ये एसआई मात्रक है। अब एक बात सोचिएगा, आई का मात्रक है एम्पियर। अगर हमें कोई पूछे एक एम्पियर की वैल्यू, मतलब एक एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, जनरली आप एक बात सोचिएगा, आई एम्पियर ही मात्रक है, मतलब आई की जो भी वैल्यू होगी उसे हम एम्पियर में मेजर करेंगे। मतलब आई की वैल्यू अगर 2 है तो हम पीछे बोलेंगे 2 एम्पियर। आई की वैल्यू यदि 5 है तो हम बोलेंगे 5 एम्पियर। इसका मतलब हमें चाहिए आई की वैल्यू 1, तभी तो 1 एम्पियर आएगा। तो जाहिर सी बात है 1 एम्पियर की ही हमें परिभाषा देनी है। तो 1 एम्पियर आएगा कब, तो आप कहेंगे जब Q भी 1 हो और T भी 1 हो तो 1 एम्पियर आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं, अगर 1 सेकंड में, क्योंकि T क्या है, समय है, तो समय आप क्या ले रहे हैं, 1 सेकंड। जब 1 सेकंड में किसी चालक से 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उससे बहने वाली जो वैद्युत धारा होती है वो 1 एम्पियर होती है। क्योंकि एक वैल्यू कब आ सकती है, आई की वैल्यू 1 लानी है हमें, तो Q की वैल्यू भी 1 रखनी पड़ेगी, इधर T की वैल्यू भी 1 रखनी पड़ेगी, तभी तो 1 आंसर आएगा। आप कहेंगे 2 रख लें तो भाई 2 रख सकते हैं आप, 1 लाने के लिए 2/2 रख सकते हैं, लेकिन 2 से 2 काटेंगे फिर भी तो 1/1 हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि यदि Q बराबर 1 कूलाम हो और T बराबर 1 सेकेंड हो, मतलब Q बराबर 1 कूलाम, T बराबर 1 सेकेंड, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 1/1, 1 का 1 में भाग देंगे तो I बराबर 1 एम्पियर। कहने का मतलब जब Q की वैल्यू 1, T की वैल्यू 1, तो I की वैल्यू भी 1 एम्पियर। तो आपको अगर 1 एम्पियर की डेफिनेशन कोई पूछे तो आप ये कह सकते हैं, जब किसी चालक से, भाई T आपने कितना लिया, 1 सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तब आंसर I का 1 एम्पियर आ रहा है। इसका मतलब जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा तो पक्का 1 एम्पियर वैद्युत धारा बनेगी। तो 1 एम्पियर की हम आराम से डेफिनेशन दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जब किसी चालक से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें बहने वाली धारा
ही 1 एम्पियर कहलाती है। कह सकते हैं जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें जो बहने वाली धारा है उसी का मान 1 एम्पियर कहलाता है। तो आई होप आपको पूरी तरह से ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा और यही मैं आपसे उम्मीद रखता था कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आप कुछ नोट समझ सकते हैं यहां से। देखिएगा, विद्युत धारा आपको समझ में आई गई। विद्युत धारा का जो मात्रक है 1 एम्पियर, उसकी परिभाषा आपको समझ में आई गई कि एक्चुअल में 1 एम्पियर होता क्या है। परंतु विद्युत धारा के बारे में कुछ पॉइंट्स होते हैं, मतलब जो लोग ज्यादा पूछते हैं। पहला पॉइंट आप मान सकते हैं कि अगर राशि की बात करें तो विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा वो अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। मतलब इसके पास में अपनी कोई दिशा नहीं होती है, अर्थात ये एक अदिश राशि होती है। आप ये कह सकते हैं मतलब वे राशि जिनको निरूपित करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हीं को हम अदिश राशि कहते हैं। तो उसी में हमारी विद्युत धारा भी सम्मिलित रहती है। मतलब विद्युत धारा हमेशा अदिश राशि होती है, मतलब वो एक सदिश राशि नहीं होती है। दूसरी पॉइंट, विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में गति करती है। मतलब जो विद्युत धारा होती है, जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन जिधर साइड मूव करता है वो उधर साइड मूव नहीं करती है, मतलब उसके विपरीत दिशा में मूव करती है। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। आप ये भी कह सकते हैं विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण अमीटर के नाम से जाना जाता है। मतलब जिसमें विद्युत धारा को हम मेजर करते हैं, मतलब जो उपकरण होता है जिसके द्वारा विद्युत धारा को मेजर किया जाता है, उसी को हम अमीटर भी बोलते हैं। अमीटर मतलब विद्युत धारा को मेजर करने वाला मतलब उपकरण होता है जिसके द्वारा हम विद्युत धारा को मेजर करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है और विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होती है, और विद्युत धारा को जो मापने वाला उपकरण होता है उसे हम अमीटर बोलते हैं। अमीटर मतलब विद्युत धारा को मेजर करने वाला। दूसरी बात, वैद्युत धारा का मात्रक आप बहुत अच्छी तरह से जान गए। वैद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इससे रिलेटेड ये चीज समझ में आ गई। आगे वैद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T होती है, और I बराबर Q की जगह पे NE लिख सकते हैं, NE अपॉन T, जहां N बराबर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो E है इसका मान हमेशा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है। E की वैल्यू हमेशा न्यूमेरिकल में जब भी आंकिक प्रश्न आप हल करोगे या जब भी कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, आपका आंसर होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। T आपके पास में समय है, मतलब कितने समय में बह रही है, और I आपके पास में वैद्युत धारा। इस वाले फॉर्मूला में अगर देखी जाए तो Q आवेश है, आप समझ सकते हैं। आवेश आप निकालने का फॉर्मूला NE होता ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप इस वाले चैप्टर में मन से लग जाइएगा, क्योंकि ये चैप्टर
ट्वेल्थ के साथ साथ 11th वालों के लिए भी खास होने वाला है, क्योंकि अब वो भी 12th क्लास में आने वाले हैं, तो वो भी अपनी मेहनत चालू कर दें ताकि उनके लिए 12th क्लास बहुत ही ज्यादा सिंपल और सरल करता हूं। मैं वो यही आशा करता हूं कि आप मेरी बात मानोगे और मेहनत ज्यादा करोगे। और मेहनत के साथ साथ यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।